हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस में जो फिजिक्स पार्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है मानव नेत्र की संरचना। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार रिपीट करता है। प्रश्न पूछता है कि मानव नेत्र की संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए चित्र सहित। ठीक है, तो इसलिए ये आपको यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन देके जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स और मैथ के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने चित्र सबसे पहले बना लिया है और ये जो चित्र है वो ये है मानव नेत्र की संरचना। ठीक है, यानी कि ये मानव नेत्र की संरचना का चित्र है और ये उस नेत्र के प्रमुख भाग हैं और इन्हीं प्रमुख भागों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये मानव नेत्र के 3 परत बनाई गई हैं। 1 2 3, ये 3 परत बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहली जो परत होती है मानव नेत्र की वो होती है दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दृढ़ पटल क्या होता है कि यह एक अपारदर्शी होता है, ठोस होता है और श्वेत रंग का होता है, यानी कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, जिसके कारण यानी जिसके द्वारा हमारे जो आँख के जो आंतरिक भाग में जो भाग है, ठीक है, आंतरिक भाग में जो भी चीज़ें हैं उन सभी भागों की क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है यह नेत्र की सबसे बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ होती है, इसके द्वारा भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। यही मैंने बताया कि यानी कि यह क्या है, मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ होता है और इसी के द्वारा इसके अंदर ये जितने भी चीज़ें हैं इन सभी की क्या करता है, जो दृढ़ पटल होता है यह उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, अब जो है अगला जो पार्ट है इसको समझते हैं रक्तक पटल। तो रक्तक पटल देखिए क्या है, तो रक्तक पटल यहाँ पर देख रहे हो कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे स्थित है। ठीक है, दृढ़ पटल के क्या है, ठीक नीचे स्थित है। तो ये जो होता है रक्तक पटल जो होता है दृढ़ पटल के ठीक नीचे स्थित होता है और यह जो होता है काले रंग की झिल्ली का बना होता है, काले रंग की झिल्ली का बना होता है। और ये जो काले रंग होने के कारण ये जो रक्तक पटल द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। ये आप जानते हैं कि जो काला रंग होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषक होता है, यानी कि ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करता है। तो इसीलिए यह रक्तक पटल काला होने के कारण क्या होता है, प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद यानी प्रकाश को फिर क्या करता है, बाहर जाने नहीं देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंतरिक परावर्तन होने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इस तरह से लिखेंगे, रक्तक पटल ठीक दृढ़ पटल के नीचे स्थित होता है, यह काले रंग की झिल्ली का बना होता है, इसके द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है तथा आंतरिक परावर्तन को क्या करता है, यह रोकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसके द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। यही मैंने बताया कि ये जो रक्तक पटल होता है ये ठीक दृढ़ पटल के क्या है, नीचे स्थित है और यह काले रंग की झिल्ली का होता है और यह काला रंग होने के कारण यह प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है और फिर उनको बाहर नहीं जाने देता, यानी कि आंतरिक परावर्तन होने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब फिर इसके बाद जो अगला पार्ट है रेटिना। ठीक है, रेटिना को समझो। तो रेटिना क्या है, ये देख रहे हो कि अब रेटिना किसके नीचे स्थित है, रक्तक पटल के नीचे स्थित है। तो इसमें कहेंगे कि रेटिना ठीक रक्तक पटल के नीचे स्थित होता है। ठीक है, यह क्या होता है कि रेटिना पर ही वस्तु का क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर से समझिए रेटिना क्या है, कि रेटिना यहाँ पर देख रहे हो
कि रेटिना जो है किसके नीचे अब स्थित है, रक्तक पटल के नीचे स्थित है। तो यानी कि ये जो रक्तक पटल के नीचे स्थित है, तो यानी कि ये देख रहे हो कि ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है। यानी कि तीसरी परत जो है ये मानव नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है। तीसरी परत ही हमारी क्या है, रेटिना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रक्तक पटल के ठीक नीचे, या ये कह सकते हैं कि यह मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग होता है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेटिना जो है रक्तक पटल के ठीक नीचे या मानव नेत्र की सबसे आंतरिक भाग होती है जो कि वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो इसी बात को मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, तो इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने कि रक्तक पटल के ठीक नीचे आँख के सबसे आंतरिक भाग की एक परत होती है। मैंने पहले बताया कि ये जो मानव नेत्र की यानी कि जो आँख है, ये आँख का सबसे आंतरिक भाग होता है और ये कहाँ पर स्थित होता है, ठीक रक्तक पटल के नीचे स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि रक्तक पटल के ठीक नीचे आँख के सबसे आंतरिक भाग की एक परत यानी कैसी होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, यानी कि जो परत होती है वो कैसी होती है, एक पारदर्शी झिल्ली की तरह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और वो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि यानी कि रेटिना जो है रक्तक पटल के ठीक नीचे या आँख का सबसे आंतरिक भाग होता है। और ये जो रेटिना जो होता है वो कैसा होता है, एक पारदर्शी झिल्ली की परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर ही वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब अगला जो भाग है वो कौन सा, पीत बिंदु है। पीत बिंदु क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हो कि ये, इसको हम कह सकते हैं ये रेटिना का ये पूरा भाग है। ठीक है, ये रेटिना का भाग है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रेटिना के लगभग मध्य में, रेटिना के लगभग मध्य में एक बिंदु है, बिंदु स्थित होता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि रेटिना के लगभग मध्य में एक पीले रंग की बिंदु होती है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु ही, जो पीत बिंदु होता है वो क्या होता है, उसी यानी कि पीत बिंदु पर ही सबसे वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु पर वस्तु का वास्तविक, या कह सकते हैं पीत बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। ठीक है, यही मैंने बात कहा कि ये देख रहे हो कि ये जो इतनी जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग, ये क्या है, पूरा रेटिना है। और रेटिना को कहा गया कि लगभग मध्य में, लगभग पूरा नहीं है लेकिन लगभग मध्य में स्थित होता है एक पीले रंग का। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु पर ही वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, अगला जो भाग है वो है अंध बिंदु। ठीक है, तो अंध बिंदु क्या होता है कि मस्तिष्क को जाने वाली जितनी भी सभी नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जिस स्थान से नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं यानी दिमाग तक जाती हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यानी कि यहीं से सभी नाड़ियाँ, जो नसें होती हैं, वो कहाँ जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क तक, यानी कि हमारे दिमाग तक क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो जिस स्थान से सभी नाड़ियाँ निकल करके जाती हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट नहीं बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जिस स्थान से नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं।
इतनी बात समझ में आई कि जिस स्थान से यानी कि यहीं से सभी नसें क्या होती हैं निकल करके हमारे दिमाग तक जाती हैं। ठीक है, यही जिस स्थान से सभी नाड़ियाँ निकल करके जाती हैं उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। और अंधबिंदु पर ही प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पीत बिंदु पर। और वस्तुओं का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछेगा। ठीक है, पूछ सकता है कि वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो पीत बिंदु पर बनता है। ये पूछ देगा कि किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, तो वो अंध बिंदु पर। अगर ये पूछ देगा, ये हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे देखें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अगली जो टॉपिक है वो है कार्निया। ठीक है, तो कार्निया देखिए कहाँ पर है। ठीक है, तो कार्निया यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और अपारदर्शी होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दृढ़ पटल के ठीक सामने वाला भाग। ठीक है, तो ये देखो ये दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल का मतलब यही नहीं, ये पूरा इतना भाग क्या है, दृढ़ पटल का है, ये बाहरी वाला। ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है, इसी के ठीक सामने, तो इसके सामने का भाग यही है, तो इसके सामने देखो ये क्या है, कार्निया ही तो है। तो इसके ठीक सामने का यानी कि दृढ़ पटल के ठीक सामने का जो उभरा हुआ वाला जो भाग है ये हमारा कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और अपारदर्शी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो ये देख रहे हो कि ये पूरा दृढ़ पटल का भाग है। ठीक है, बाहरी वाला परत, और इसी परत के सामने, इसी दृढ़ पटल के सामने देख रहे हो कि एक और परत है जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्निया कह रहे हैं। ये उभरा हुआ वाला जो भाग होता है ये हमारा क्या होता है, कार्निया होता है, और ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्निया कहेंगे। तो यही चीज़ लिखा गया है कि दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और अपारदर्शी होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर अगला जो पार्ट है वो है हमारा आइरिस। तो आइरिस देखो क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस होता है, यहाँ पे आइरिस होगा। ठीक है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो कि कार्निया के ठीक पीछे, ठीक है, ये कार्निया वाला भाग हो गया, इसके ठीक पीछे ये देखो क्या है, आइरिस है। ये आइरिस कैसा होता है, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस क्या होता है, ये देख रहे हो कि मांसपेशियां हैं, तो इन मांसपेशियों से लटका हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल यानी कि जिसके दो उभरे हुए तल हों, तो हमारा द्विउत्तल या उत्तल लेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे कि मांसपेशियों से लटका हुआ द्विउत्तल लेंस ही हमारा क्या कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है। यही परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है कि मांसपेशियों से लटका एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। बात समझ में आई। अब एक और जो टॉपिक बची वो है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या होता है कि नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक द्रव यानी कि एक पारदर्शी द्रव होता है, जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक पारदर्शी द्रव होता है, जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जलीय द्रव है। ठीक है, तो जलीय द्रव क्या होगा, तो इसको लिखेंगे कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में। ये देखो ये वाला भाग क्या है, कार्निया का है, और ये नेत्र लेंस है। तो इसी को कहा जा रहा है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक जलीय द्रव होता है। ठीक है, एक द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं,
जलीय द्रव कहते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.336 होता है, या इसी को हम कह दें कि n बराबर 1.34। ठीक है, ये जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हर एक चीज़ मैंने क्लियर कराया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।